वेलकम फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं मनी हाइट सीज़न 1 एपिसोड 5 के बारे में, जिसके लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे स्नाइपर्स ने आर्थरो को गोली मार दी थी और अब सभी मिलकर आर्थरो को मिंट के अंदर ले आते हैं और उसकी जान बचाने की कोशिश करने लगते हैं। वहीं रकेल भी अब काफ़ी परेशान हो जाती है कि उसकी वजह से एक हॉस्टेज की जान खतरे में है। वहीं हाइस्ट की टीम आर्थरो की सर्जरी करने की कोशिश करती है, जिसके साथ ही हमें एक फ्लैशबैक भी दिखाया जाता है जिसमें प्रोफेसर अपनी टीम को बताता है कि अगर किसी को गोली लग जाए या ज़्यादा इंजरी हो जाए तो वो उसकी सर्जरी कैसे करेंगे। तभी टोक्यो कहती है कि प्रोफेसर ने उन्हें जो मेडिकल ट्रेनिंग दी है वो आर्थरो की जान बचाने के लिए काफ़ी नहीं है। वहीं अब रकेल प्रोफेसर को कॉल लगाती है और कहती है कि शूट का ऑर्डर उसने दिया था, वो उसकी गलती है, लेकिन अगर अब उस हॉस्टेज को कुछ हो जाता है तो हम दोनों के लिए ही अच्छा नहीं होगा। उसकी जान बचाने के लिए हमें उसे हॉस्पिटल लेकर जाना होगा, लेकिन यहाँ प्रोफेसर उसे मना कर देता है। तो रकेल प्रोफेसर से कहती है कि अगर तुम उसे हॉस्पिटल नहीं भेज सकते तो हमें एक मेडिकल टीम अंदर भेजने दो, जिसके लिए प्रोफेसर मान जाता है। रकेल काफ़ी टेंशन में आ जाती है और एम्बुलेंस में आकर बैठ जाती है। वहीं एंजल भी उसके साथ होता है और कहता है कि उसे भी मेडिकल टीम के साथ अंदर जाने दो। वो रकेल से कहता है कि वो एक आर्म एक्सपर्ट है और बता सकता है कि अंदर कितने हथियार हैं और उनमें से असली कितने हैं। जिसके बाद रकेल ये सब कर्नल को जाकर बताती है और कहती है कि मेडिकल टीम के साथ एंजल भी अंदर जाना चाहता है और ये देखना चाहता है कि अंदर आखिर चल क्या रहा है। रकेल की बात सुनकर कर्नल कहता है कि हम पहले ही काफ़ी कुछ बर्बाद कर चुके हैं, अब वो किसी और की जान खतरे में नहीं डाल सकता, इसलिए वो रकेल को मना कर देता है। मगर तभी रकेल कर्नल को बताती है कि हाइस्ट की टीम हमसे हर बार एक कदम आगे ही रहती है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा क्योंकि अभी जो गोली चली है वो उनके प्लान का हिस्सा नहीं थी और हम इसी बात का फ़ायदा उठाने वाले हैं। रकेल बताती है कि जब मेडिकल टीम अंदर जाएगी ठीक उसी टाइम हम अपनी एक दूसरी टीम टनल से अंदर भेजेंगे। इस टनल को बने अभी सिर्फ 18 महीने ही हुए हैं, जिसका पता किसी को भी नहीं है। जिसके बाद वो अपनी घड़ी में टाइमर सेट करते हैं क्योंकि डॉक्टर को आर्थरो के ऑपरेशन में 30 मिनट का समय लगना था और इसी 30 मिनट में दूसरी टीम को मिनट में जाकर सब कुछ कंट्रोल करना था। वहीं मोनिका, जिसे गोली लगने से काफ़ी दर्द हो रहा था, वो उस सेफ से निकल जाती है। डेनवर मॉस्को को उसी सेफ के पास लेकर आता है जिसमें उसने मोनिका को छिपाया था। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है और वो देखता है कि मोनिका यहाँ नहीं है, जिसके बाद वो दोनों उसे ढूंढने निकल जाते हैं। थोड़ी देर के बाद मोनिका डेनवर को एक बाथरूम में मिलती है। उसकी हालत काफ़ी ख़राब होती है और उसे उल्टी भी हो रही थी। डेनवर मोनिका से कहता है कि तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, अगर किसी ने तुम्हें देख लिया तो वो तुम्हें मार देंगे। लेकिन मोनिका डेनवर से रिक्वेस्ट करती है कि उसे कुछ देर और अकेला रहना है। तभी मॉस्को और डेनवर वहाँ से चले जाते हैं। मॉस्को डेनवर से कहता है कि तुमने उसे गोली मारी ही क्यों। तभी डेनवर बताता है कि अगर वो मोनिका पर गोली नहीं चलाता तो बर्लिन उसे मार देता। मॉस्को कहता है कि अगर आगे से बर्लिन तुमसे ऐसा कुछ भी करने के लिए बोलता है तो तुम नहीं करोगे, क्योंकि हम यहाँ चोरी करने आए हैं, किसी को मारने नहीं। जिसके बाद डेनवर मोनिका को उठाकर उसी सेफ में वापस ले आता है। तभी मोनिका डेनवर से पूछती है कि अभी जो गोली चली थी वो किसने चलाई। तो डेनवर बताता है कि वो गोली पुलिस ने चलाई थी और एक हॉस्टेज घायल हो गया है। मोनिका पूछती है कि आखिर वो हॉस्टेज कौन है, तो मॉस्को बताता है कि वो आर्थरो है। ये बात सुनकर मोनिका काफ़ी घबरा जाती है। तभी डेनवर उसे बताता है कि वो जिंदा है और मेडिकल टीम उसका ऑपरेशन करने आ रही है, जिससे वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा। मोनिका डेनवर से कहती है कि तुम आर्थरो को जाकर बताओ कि मैं ज़िंदा हूँ, क्योंकि उसे लग रहा होगा कि थोड़ी देर पहले जो गोली चली वो मुझ पर यानी मोनिका पर चली होगी और वो इसका जिम्मेदार खुद को समझ रहा होगा, क्योंकि उसी ने उस फ़ोन के बारे में मुझे बताया था। तुम मुझसे कहना कि मैं और उसका होने वाला बच्चा ठीक है। मॉस्को जब ये बात सुनता है कि मोनिका प्रेग्नेंट है, तब वो डेनवर से कहता है कि अगर हमने इसकी गोली जल्दी ही नहीं निकाली तो ये मर भी सकती है। मॉस्को कहता है कि इसकी गोली निकालने के लिए मुझे सर्जिकल ब्लेड चाहिए, लेकिन वो ब्लेड तो मेडिकल टीम के पास था। जिसके बाद डेनवर
वो ब्लेड लेने चला जाता है। वहीं आर्थुरो अपनी वाइफ लॉरा से बात करता है। वो लॉरा से कहता है कि वो ठीक है और जल्दी ही घर आ जाएगा। वो लॉरा से कहता है कि वो उसके लिए हर वो चीज़ करना चाहता है जो उसे पसंद है। वो अपने प्यार का इजहार भी करता है, लेकिन गलती से वो अपनी बीवी लॉरा की जगह मोनिका का नाम बोल देता है। ये सुनकर उसकी बीवी काफ़ी उदास हो जाती है और रोने लगती है। वहीं हम देखते हैं कि अब मेडिकल टीम भी मिंट के अंदर आ चुकी थी, जहां टोक्यो, नायरोबी और रियो उन्हें अंदर लाते हैं। प्रोफेसर ये सब अपने सीसीटीवी कैमरे में देख रहा होता है और तभी वो देखता है कि डॉक्टर के साथ एक पुलिस वाला यानी एंजल भी आया है। ये देखकर प्रोफेसर काफ़ी खुश हो जाता है और सीधा बर्लिन को कॉल लगाता है और बताता है कि जिसने चश्मा पहना है वो एक पुलिस वाला है। प्रोफेसर बर्लिन से कहता है कि इस काम में कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, जिसके बाद वो फ़ोन काट देता है। गाइस, बेसिकली पुलिस को ये लग रहा था कि वो इस बार मिंट के अंदर घुसने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन प्रोफेसर ने ऐसी सिचुएशन के लिए भी पहले से प्लानिंग कर रखी थी। जिसके बाद हम एक फ्लैशबैक स्टोरी देखते हैं जिसमें प्रोफेसर सबको बताता है कि पुलिस किसी न किसी बहाने से अंदर ज़रूर आएगी और जब वो ऐसा करेंगे तो हम उनके लिए पहले से ही तैयार रहेंगे। वहीं प्रेजेंट में हाइस मेडिकल टीम से उनके सारे डिवाइस ले लेते हैं, ये पता करने कि उनमें कोई ट्रांसमीटर तो नहीं लगा है। टोक्यो उनके डिवाइसेस को चेकिंग मशीन में रखती है। तभी हेलसिंकी प्रोफेसर के प्लान के हिसाब से एंजल के चश्मे में एक ट्रांसमीटर लगा देता है। अब प्रोफेसर ट्रांसमीटर की मदद से वहाँ की सारी बातें सुन पा रहा था, जिसके बाद मेडिकल टीम आर्थुरो के पास जाने लगती है और ये शानदार एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। गाइस, आपको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे लाइक कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।